नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो NCERT फिजिक्स क्लास 12th से रिलेटेड है और एक्सरसाइज जो हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और हम आज इस एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं NCERT और आगे लिखते हैं PHYSICS फिजिक्स। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर है, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर है 8, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्र 8.1 में एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो कि चित्र में नहीं दर्शाया गया है द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है। नंबर ए में कहा जा रहा है कि धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। नंबर बी में है कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा का मान ज्ञात कीजिए। और आगे कह रहा है सी नंबर में कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। आइए सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वो हम चित्र दर्शाते हैं जो इस सवाल के साथ संलग्न है। तो कुछ चित्र इस तरीके से बना हुआ है। आर्ट मेरी कमज़ोर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चित्र का सटीक प्रदर्शन आपके सामने किया जा सके। अब इसके साथ जो है कुछ इस तरीके की डॉटेड लाइनें हैं, ठीक है। और फिर अगर बात करेंगे तो ये तीर का निशान लगा हुआ है। NCERT की बुक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक ऑलरेडी आप लोगों के पास रही होगी। फिर ठीक है, चलते हैं आगे। क्या करना है हमको? इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से ये जो साइड है उसको हमने थोड़ा बोल्ड करने की कोशिश की है, ठीक है। चले भाई शुरू करते हैं सवाल को। अब यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे कि प्लेट की त्रिज्या, तो प्लेट की त्रिज्या कितना दिया गया है? दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लेट की त्रिज्या और प्लेट की त्रिज्या हो गई स्मॉल r बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है, ये नोट डाउन करेंगे और ये हो जाएगा 12 × 10 की घात -2 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है? हमको लिखना है कि दो वृत्तीय प्लेटों के बीच की दूरी क्या दी गई है? ये आपको दी गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दो वृत्तीय प्लेटों के बीच की दूरी, दो वृत्तीय प्लेट के बीच की दूरी, और इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल d से और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, तो 5 × 10 की घात -2 मीटर। इतना हो गया। फिर हम लोग चलेंगे, धारा का मान नोट करेंगे। धारा का मान आपको दिया गया है 0.15 एम्पियर, तो वो नोट डाउन करेंगे। धारा I बराबर 0.15 और आगे लिख देंगे A। इस एम्पियर को प्रदर्शित कर रहा है। नंबर एक में आपसे कहा जा रहा है कि धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर आप ये ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलेंगे भाई, क्या करना है इसके लिए? हमको सबसे पहले समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी होगी। तो यहाँ पर A नंबर हम लोगों ने लिखा है ताकि ये पता चले कि हम ए से रिलेटेड काम को करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, और ये हो गई हमारी कैपिटल C, और ये होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल d।
अब हम लोग चलेंगे, ये सारा मान हम लोग रखेंगे। कैपिटल ए क्षेत्रफल है। सबसे पहले तो आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.854 गुणे 10 की घात -12 इकाइयाँ आपको भली बात परिचित है, पहले के सवालों में हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर ए बराबर है हमारा पाई आर स्क्वायर, आप सभी लोग जानते हैं। ए क्षेत्रफल है, प्लेटें वृत्ताकार है, तो ये हो जाएगा गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बटे डी का मान, तो डी का मान आपको दिया गया है कितना, 5 गुणे 10 की घात -2। अब हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 8.854 गुणे 10 की घात -12 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान ये है आपका 12 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अब बटे डी का मान है आपका 5 गुणे 10 की घात -2। अब सवाल को हम आगे हल करेंगे और ये हमारा हो जाएगा क्या, 8.854 गुणे 10 की घात -12 गुणे 3.14, ठीक है, गुणे 12 12 144 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा बटे में 5 गुणे 10 की घात -2। अब हम इसको और सरल करेंगे। हम सबसे पहले 8.854 में 3.14 का गुणा करेंगे और फिर उसमें 144 का गुणा करेंगे। हम वीडियो को पास करके हम रफ कॉपी पे गुणा करके फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। देखिए, और इसमें कोई भी ड्यूरेशन नहीं लगेगा। तो जब हमने 8.854 में 3.14 से गुणा किया और फिर उसमें 144 से गुणा किया, तो हमारा आ रहा है 4003.42464 गुणे 10 की घात -4 -12 + 2, ये 10 की घात -2 नीचे वाला ऊपर चला गया, बटे नीचे हो जाएगा आपका 5, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें 5 का भाग देंगे। अब जब 5 का भाग दिया तो ये चीज़ हमारी उत्तर के रूप में आ रही है कितनी, ये आ रही है आपकी 800.684928 गुणे 10 की घात -12 -4 -16 -16 + 2, तो ये हो जाएगा -14, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, और जब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं तो उत्तर हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा 8.01, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ये हो जाएगा आपका 8.01, 12 4 16 और 16 और 2, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अभी कुछ शायद कम बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 8.01 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। अब हम सभी लोग जानते हैं कि एक पिको फैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 8.01 गुणे 10 की घात 8.01 पिको फैरेड। अब हमको क्या करना होगा, हमें संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की गणना करनी होगी, और हम सभी लोग जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश होता है वो होता है Q बराबर CV। क्या होता है, Q बराबर CV। अब देखिए, हमें विभव परिवर्तन की दर निकालनी है, और जो दर होती है वो समय के सापेक्ष कैलकुलेट की जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़े से गणित के नियम लगेंगे और हम लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा dQ/dt इज इक्वल टू C। C चूँकि अचर पद होता है तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा dV/dt। अब हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q/T बराबर I, तो हम dQ/dt को रिप्लेस कर देंगे I से, I बराबर C dV/dt। अब सवाल को आगे लेकर के चलते हैं, ये हो जाएगा आपका dV/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका I/C। I का मान हमारे पास है वो था 0.15 एम्पियर, सवाल से आपने नोट किया होगा। इसके अलावा C का मान है आपका 8.01 गुणे 10 की घात -12। अब चलते हैं, जब सवाल को हल करेंगे तो 0.15 में 8.01 का क्या होगा, भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.15 भागित 8.01, और ये हो गया आपका 0.01872 गुणे 10 की घात -12 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10 की घात 12। सवाल को आगे हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर दशमलव को लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं
और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हमारा हो जाएगा आपका ये कहलाएगा आपका 18, जैसा आंसर आ रहा है उसके अनुसार हम करेंगे। 18.72 गुणे 10 की घात, ठीक है। अब देखिए 12 और कितने अंक मूवमेंट हो रहा है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 12 में 3 घट जाएगा। क्योंकि जब दशमलव लेफ्ट टू राइट चलता है तो वो 10 टू द पावर माइनस को इंक्रीज करता है। और ये हो जाएगा आपका 18.72 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया आपका वोल्ट प्रति सेकेंड, वोल्ट प्रति सेकेंड, ये हो गया हमारी विभव परिवर्तन की दर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, आप इसे आंसर के रूप में मान्यता दे सकते हैं। अब हमारा आया बी नंबर, बी नंबर को हम नोट डाउन करेंगे और बी नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बी नंबर में क्या कहा जा रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नोट करेंगे, तो विस्थापन धारा, ठीक है, किसके बराबर होगी, ये चालन धारा, विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर होगा, विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर है, अब नीचे हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका आई डी बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 0.15 और आगे क्या लग जाएगा एम्पियर। अब बात होती है सी नंबर की। सी नंबर के लिए क्या है, सी नंबर में कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि क्या किरचॉफ के प्रथम नियम संधारित्र को प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो वैध रहेगा क्योंकि संयुक्त धारा विस्थापन धारा, ठीक है, तथा चालन धारा के योग के बराबर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से एक बार जरा समझेंगे हमारे साथ इसका स्पष्टीकरण। इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि ये जो पॉइंट नंबर हमारा सी है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है क्योंकि प्लेट तक आने वाली चालन धारा बराबर प्लेट से आगे जाने वाली विस्थापन धारा। सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस तर्क को लिखना बेहद ज़रूरी है, तो हम नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होगा। और इसका आपको कारण भी बताना है, तो कारण आपका यहाँ रहेगा कि इसका कारण यह है कि इसका क्या कारण है, यहाँ है कि प्लेट तक आने वाली चालन धारा बराबर प्लेट से आगे जाने वाली विस्थापन धारा आशा करते हैं कि आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि आर का मान 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की 2 वृत्ताकार प्लेटों से मिलकर के बना है और इसकी धारिता 100 पिको फैरेड है और संधारित्र को 230 वोल्ट
ठीक है, 300 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। नंबर 1 कह रहा है कि चालन धारा का RMS मान क्या होगा। नंबर बी में कह रहा है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगी। और नंबर सी में कह रहा है कि प्लेटों के बीच कामा अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी पर आयाम का मान क्या होगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। चित्र इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है और अब हम सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमको जो डाटा दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि प्लेटों की त्रिज्या, ठीक है, वो नोट करेंगे, लिखेंगे प्लेटों की त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्मॉल आर माने। तब प्लेटों की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर फार्मूला लगाया हमने क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 10 की घात -2 मीटर। अब हम आगे चलेंगे, हम नोट डाउन करेंगे कि संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता। और ये हो जाएगी आपकी सी, ये हमको दिया गया है 100 पिको फैरेड के। तो ये हो जाएगा 100 पिको फैरेड। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड। तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10 की घात -12 और ये हो जाएगा आपका 10 की घात 10, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा आपका फैरेड। फिर आगे चलेंगे, हमको नोट डाउन करना है संधारित्र का वोल्टेज। और संधारित्र का वोल्टेज हमको दिया गया है V बराबर 230 वोल्ट। संधारित्र की आवृत्ति ओमेगा से प्रदर्शित की जाएगी, तो उसको नोट डाउन करेंगे। संधारित्र की आवृत्ति 300 रेडियन प्रति सेकेंड। फिर अब ए नंबर में हमको निकालना है कि धारा का वर्गमाध्य मूल मान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धारा का वर्गमाध्य मूल मान और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IRMS बराबर, और ये हो जाएगा आपका VRMS/XL। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है मुझे, XC, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला होता है कि XC बराबर क्या होता है आपका, ये होता है 1/ωc, ठीक। और ये हो गया आपका XC बराबर 1/300 गुणे, ठीक, 10 की घात -10। ओमेगा सी का मतलब ओमेगा इंटू सी है, दिमाग में आप रखिएगा। और ये हो गया आपका, ऊपर बेस देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 10/300। और यहाँ पर हो गया आपका ओम, ठीक। चलेंगे अब IRMS में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका IRMS बराबर, ये हो जाएगा आपका 230 गुणे 230 बटे 10 की घात 10/300। और ये हो गया आपका IRMS बराबर
ये हो गया आपका 230 गुणे 300 बटे 10 की घात 10। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 तियाँ 69, और ये 10 की घात 3 बटे 10 की घात 7, 10 की घात 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 69 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 69 गुणे 10 की घात -7, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6.9 गुणे 10 की घात -6 और एम्पियर। और फार्मूला हमारे पास होता है, जैसा कि हम आंसर शीट पे देख रहे हैं कि 10 की घात -6 एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया आपका 6.9 माइक्रो एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको IRMS मान भी कहते हैं। ये आपका पहला जो आंसर था ए नंबर का, वो आपने कंसीडर कर दिया, निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर की ओर। तो बी नंबर आपकी स्क्रीन पर, बी नंबर में क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगी। अभी बी नंबर को हम लोग हल करेंगे, और बी नंबर के लिए कहा जा रहा है कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगी, और अगर तार्किक कारण देना चाहें तो हम उसका तार्किक कारण भी देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हाँ, विस्थापन धारा कॉमा लगा देंगे, चालन धारा के बराबर होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे सवाल को आगे हल करने के लिए। हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ऐसा कैसे होगा और क्यों होगा, ज़रा उसको भी आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आपको पता है कि विस्थापन धारा लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन धारा और विस्थापन धारा को हम लोग डिनोट करते हैं ID से, I और सफिक्स में D लगता है, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा d phi e अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका dt। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका हमारे पास एक फार्मूला होता है कि चूँकि phi e बराबर ये होता है E इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका ID बराबर, ये हो गया आपका ID बराबर एप्सिलॉन नॉट और d अपॉन dt और EA। आगे चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास E का भी एक फार्मूला होता है, तो इसके पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा DE अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका DT। फार्मूला लगाएंगे E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग कह सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका ID बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा D अपॉन dt, और E का मान यहाँ पर सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ID D सफिक्स में रहेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका DQ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका DT। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे जरा समझते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ID बराबर DQ अपॉन DT। आप सभी लोग जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ID बराबर ये हो गया आपका I। ठीक, और आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम चाहते तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरीके का
प्रेजेंटेशन देते हुए सवाल को हम सिद्ध कर सकते थे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सी आया है, सी को हम लोग हल करेंगे। देखते हैं कि सी में क्या कहा जा रहा है। सी में ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच अक्ष से बिंदु की दूरी, उसको हम स्मॉल आर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच से या प्लेटों के बीच अक्ष से बिंदु की दूरी और ये हो जाएगी स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, और ये हो गया आपका 3 गुणे 10 की घात -2, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब यहाँ पर जो प्लेटों की त्रिज्या दी गई है उसको नोट करेंगे। तो नोट डाउन करेंगे, पार्ट 1 में कर चुके हैं। प्लेटों की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -2, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब प्लेटों के बीच स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु पर, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगा आपका B बराबर μ0 अपॉन नीचे 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r और ID, ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका B बराबर μ0 अपॉन μ0 इंटू स्मॉल r अपॉन नीचे हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ID। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, धारा I बराबर I0, माना धारा I बराबर I0 है। यहाँ पर लिखेंगे I0 क्या होता है, धारा का मैक्सिमम मान होता है। तब ये जो हमारा होता है I बराबर √2 फिर IRMS। ठीक है, ये हो गया आपका, इसलिए B बराबर μ0 इंटू R अपॉन 2 पाई इंटू R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका B बराबर μ0 इंटू R अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और I का मान हम लोग रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I का मान कितना हो जाएगा, √2 IRMS, जैसा कि अभी आपको बताया गया। अब यहाँ पर सारे मानों को स्थापित करेंगे तो B बराबर μ0 अपॉन μ0 का मान हम लोग यहाँ पर रख दें तो ये होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आप सभी लोगों को मालूम है यूनिवर्सल मान है। स्मॉल आर का मान, तो स्मॉल आर का मान है 3 गुणे 10 की घात -2। इसके बाद हमारा ये हो गया √2, तो √2 का मान होता है 1.4142 गुणे IRMS का मान हमारे पास कितना है, ये है आपका 6.9 गुणे 10 की घात -6 बटे, ये हो गया आपका 2 गुणे 2 पाई। बात को वापस लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 पाई गुणे 0.06 गुणे 0.06, मतलब स्मॉल आर का मान हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए पाई से पाई कट गया और 2 दूनी 4 हो गए, इतना। अब ये हो जाएगा B बराबर, अब इनको सबको जब पूरे को हल करते हैं रफ कॉपी पे तो हमारा क्या आता है जरा देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1.4142,
ठीक है, गुणे 6.9, तो ये हो गया आपका 58.54 788 गुणे, अभी हो जाएगा 10 की घात -7 -2 -6 बटे, नीचे हो जाएगा आपका 0.06 को हम लोग लिख सकते थे 6 गुणे 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा आपका 36 और गुणे 10 की घात ये जो आपका था -2, दोनों के लिए वो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका +4। सभी लोगों को समझ में आया? b बराबर हो गया आपका अब 58.54788 में हम 36 का भाग आप कॉपी पे देंगे तो ये आएगा 1.62633 1.62633 गुणे 10 की घात, अब देखिए क्या है, -7 -2 -9 -9 और -6 हो जाएगा -15 -15 +4, तो ये हो जाएगा -11 और इकाई क्या लगा देंगे, टेस्ला। तो इस तरीके से आपने उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कर ली। ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों अध्याय का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था वो भली बात ही हमने आपको समझा दिया। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए, IUPAC नाम के लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए और बोर्ड एग्जाम संबंधी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, अभी आप पढ़ रहे थे NCERT की मेन पुस्तक फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल का सलूशन। जय हिंद, जय भारत।